प्लांट क्लासिफिकेशन, पौधों का वर्गीकरण है ना। सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा बॉटनी का परिचय बता दिया। क्या होती है बॉटनी, बताया कि नहीं बताया? और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो क्या बताएंगे? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। फिर मैंने पौधों के लक्षण बता दिया, क्या क्या प्लांट्स के लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या होता है? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, है ना। और पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में सहायक होता है? फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल किस में सहायक होता है? प्रकाश संश्लेषण में। होता है कि नहीं होता है? क्लोरोफिल पौधे में पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। फिर मैंने आपको बता दिया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण तो होता ही है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। पूछा जाएगा सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है ना मैंने, तो उसमें बताया कि सेलुलोज क्या होता है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जो घास, पत्ती, लकड़ी, गन्ने की खोई, सूती कपड़ा, कागज आदि में पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पौधों में लवक भी पाया जाता है, प्लास्टिड्स। पौधों में क्या पाया जाता है? लवक भी पाया जाता है, प्लास्टिड्स भी पाया जाता है। बताया है मैंने कि प्लास्टिड्स की खोज किसने किया? हैकेल ने। और शब्द किसने दिया? सिम्पर ने। प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना। कौन कौन से? वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। सब भूल गया, सब भूल गया है ना। भूले रहो, रिवीजन नहीं करते हो तुम लोग। अगली हेडिंग मैंने डलवाया है पादपों का वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन। पादपों का वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन, है ना। प्लांट क्लासिफिकेशन देखिए, ये एक प्लांट क्लासिफिकेशन है ओस्टवाल्ड टिप्पो का। किसका है? ओस्टवाल्ड टिप्पो का। क्या नाम है इनका? ओस्टवाल्ड टिप्पो। याद रहेंगे? याद रखना पड़ेगा, मजबूरी है। ओस्टवाल्ड टिप्पो, इन्होंने पादपों का वर्गीकरण किया और किस आधार पर किया था? एम्ब्रियो के आधार पर। किसके आधार पर किया था? एम्ब्रियो के आधार पर इन्होंने पादपों का वर्गीकरण किया। एम्ब्रियो की हिंदी क्या होती है? भ्रूण। भ्रूण के आधार पर ओस्टवाल्ड टिप्पो ने प्लांट क्लासिफिकेशन दिया, या कह सकते हैं पादपों का वर्गीकरण किया। अब जैसे आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में पृथ्वी क्या थी? बहुत गर्म थी। मतलब एक समझ सकते आग का गोला। बारिश हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, कहीं कहीं क्या हो गया? स्थलीय भाग, और कहीं कहीं पानी भर गया, वही क्या हो गया? धीरे धीरे सागर। ऐसा कुछ आपने ज्योग्राफी में सुना होगा, मैं शार्ट में बता रहा हूं। सुना है कि नहीं सुना? तो जहां जहां क्या हुआ? पानी भर गया, वहां कुछ बुलबुले टाइप के बनने लगे। वो क्या हुए? कोएसर बेड्स। उनको क्या बोला गया? कोएसर बेड्स। और वही कोएसर बेड्स से फिर आगे डेवलपमेंट बढ़ा तो एक लिंगी जीव बने, यूनिसेलुलर जीव। समझ रहे ना? प्लांट में भी क्या हुआ? एक कोशिकीय पौधे ही थे, समझ रहे ना? एक कोशिकीय, जिनमें क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? वही सब मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होते गए। ये ओस्टवाल्ड टिप्पो इसी बात को बता रहे हैं कि कैसे कैसे प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे हम लोगों का भी धीरे धीरे क्या हुआ है? डेवलपमेंट ही तो हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? विकास ही तो हुआ है। अब बहुत ज्यादा विकास हो गया है, अलग बात है, कुछ ज्यादा विकास हो गया है ना। हाँ, तो देखिए इन्होंने भ्रूण के आधार पर पौधों को 2 भागों में बांटा, और वो 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, तो क्या बताएंगे? पहला क्या हो जाएगा? नंबर 1 क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। पहला क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। पहला हो गया थैलोफाइटा, और दूसरा हो जाएगा एम्ब्रियोफाइटा। दूसरा क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो
एम्ब्रियोफाइटा। पहला क्या हो गया? थैलोफाइटा और दूसरा क्या हो गया? एम्ब्रियोफाइटा। अब देखिए थैलोफाइटा के बारे में ये क्या बताते हैं, सब कुछ कौन बोल रहा है? ओस्टवाल्ड टिप्पो। मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मेरी आवाज बोल रही है। बाकी कहा किसने है? ओस्टवाल्ड टिप्पो ने ही कहा है। ये कहते हैं कि थैलोफाइटा वाले जो प्लांट थे वो जलीय थे। कैसे थे? जलीय थे। जलीय का मतलब क्या था? एक्वेटिक नेचर के थे। एक्वेटिक नेचर के थे। सारे के सारे पौधे कैसे थे? सब जलीय थे। और साथ में याद रखिएगा ये एक कोशिकीय थे। एक कोशिकीय या कह सकते हैं आप यूनिसेलुलर कह सकते हैं, या कह सकते हैं सबसे आदिम टाइप के थे, प्राचीन। इसमें मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती थी। कैसी कोशिका पाई जाती थी? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल पाई जाती थी? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी कोशिका पाई जाती थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती थी। प्रोकैरियोटिक सेल आप जानते हैं कि इसमें न्यूक्लियस भी क्या होता है? अनडेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी क्या होता है? अनडेवलप्ड होता है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल के बारे में पता है ना आप लोगों को? जो काई लग जाती है ना घरों में, वही क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। या मान लीजिए धान के खेत में आपने देखा होगा, जब पानी भरा रहता है लंबे समय तक तो एक काई लग जाती है, उसी को क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। कहते हैं कि नहीं कहते? उसी को क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल। क्लियर है ना? ये कैसे थे? जलीय थे। और साथ में याद रखिएगा सबसे प्राचीन यही थैलोफाइटा वाले पादपों को, जो थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट हैं, उन्हीं को सबसे प्राचीन या आदिम या प्रिमिटिव माना जाता है। सबसे प्रिमिटिव है। शुरुआती दौर में सिर्फ यही उगे थे और जलीय थे। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिएगा, इनमें एम्ब्रियो भी नहीं था। इनमें क्या था? एम्ब्रियो भी नहीं था। क्लियर है ना? मतलब भ्रूण भी नहीं है। भ्रूण नहीं है। रूट, लीफ, स्टेम में आप कोई डिवीजन नहीं कर सकते। काई को देखिए, आपसे पूछा जाए कि इसमें रूट कौन सी बता पाओगे? लीफ कौन सी बता पाओगे? इसमें स्टेम कौन सा है बता पाओगे? तो रूट, लीफ, स्टेम में कोई डिवीजन देखने को नहीं मिलता। क्लियर है ना? रूट, लीफ, स्टेम में कोई भी डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा था? थैलस की तरह था, तभी इनका नाम क्या पड़ गया? थैलोफाइटा। स्ट्रक्चर कैसा था तो क्या बताएंगे? थैलस की तरह था, तभी इनका नाम क्या पड़ गया है? थैलोफाइटा। क्या थैलोफाइटा वाले पॉइंट आपको समझ में आए? सबसे प्रिमिटिव, रूट, लीफ, स्टेम में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, एम्ब्रियो भी नहीं, फ्लावर भी नहीं है, जाइलम फ्लोएम भी नहीं है, तो फ्रूट भी नहीं है, सीड भी नहीं है। स्ट्रक्चर कैसा है? थैलस की तरह है, जलीय है ना? मैक्सिमम यूनिसेलुलर है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्लियर ना? शुरुआती दौर के ऐसे पादप थे, देखिए बिल्कुल कैसे कहे जा सकते हैं? इमैच्योर, अविकसित पादप कहे जा सकते, नहीं कह सकते। धीरे धीरे क्या हुआ? कुछ वर्षों बाद कुछ ऐसे प्लांट उगे जिनमें क्या पाया गया? एम्ब्रियो। जिनमें क्या पाया गया? एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण पाया गया। जैसे आप क्या ले सकते हैं? ब्रायोफाइटा। एम्ब्रियो पाया गया सबसे पहले किसमें? तो क्या बताएंगे? ब्रायोफाइटा। सबसे पहले एम्ब्रियो जैसी संरचना देखने को कहां पर मिली? तो क्या बताएंगे? ब्रायोफाइटा। क्लियर है ना? अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले एम्ब्रियो कहां देखने को मिला? तो क्या बताएंगे? ब्रायोफाइटा। ये भी कैसे थे? जलीय ही थे। ये भी कैसे थे? एक्वेटिक नेचर के थे, जलीय ही थे। लेकिन खास बात क्या हुई कि जो ब्रायोफाइटा वाले पौधे थे वो स्थल पर उगने का प्रयास किए।
कहां पर उगे तो क्या बताएंगे, स्थल पर उगे, है ना। टेरेस्ट्रियल एरिया में उगे तो ब्रायोफाइटा, लेकिन इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, इनके निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता थी, पानी की। इनके फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता थी, तो ये सरवाइव नहीं कर पाए। क्लियर है मेरी बात। थे कैसे, जलिए, लेकिन उगे कहां पर, स्थल पर, लेकिन सरवाइव क्यों, क्योंकि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता थी, जल की। क्लियर है ना। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम स्थलीय पादप है कौन, ब्रायोफाइटा। उगे तो, जल से बाहर निकले तो, सरवाइव नहीं कर पाए अलग बात है, क्योंकि उनको किसकी जरूरत थी, जल की। लेकिन उगे तो, प्रथम भ्रूणीय पादप ब्रायोफाइटा, प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइटा। और खास बात ये होती है कि ये ब्रायोफाइटा को पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, जहां पर मॉइस्चर हो। कहां पर उगते हैं, जहां पर मॉइस्चर हो। और ये बाढ़ की तीव्रता को भी कम कर देते हैं। जो फ्लूइड होती है उसकी तीव्रता को कम करने का काम कौन करता है, ब्रायोफाइटा। कैसे करते हैं, इनके पास वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अधिक होती है, पानी को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। किसके पास में, ब्रायोफाइटा के पास में। तो जरा से सोचिए, जहां पर पानी भरा होगा और ऐसे प्लांट होंगे जो ब्रायोफाइटा हैं, तो वो क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बाढ़ की तीव्रता कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है ना। साथ में ये सॉइल इरोजन को भी रोकने का काम करते हैं। सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं कि कौन से ऐसे पादप हैं जो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब समझ रहे हैं ना, मिट्टी की जो कटान होती रहती है। अब मान लीजिए जहां पर मॉइस्चर है वहां पर ब्रायोफाइटा उगे हुए और चिपके हुए हैं एकदम मिट्टी को, तो क्या मिट्टी कटेगी? जैसे आपने देखा होगा जहां पर कटान वगैरह अधिक होती है वहां पर घास अगर उग जाए तो मिट्टी की कटान कम हो जाती है। सॉइल इरोजन को रोकने का काम भी कौन करता है, ब्रायोफाइटा। अभी देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है, भ्रूण, और पानी से बाहर निकलने का प्रयास किए, लेकिन सरवाइव नहीं पाए। आगे जब पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बाद तो हमको क्या मिल जाएगा, टेरिडोफाइटा। क्या मिल जाएगा, टेरिडोफाइटा। आगे क्या मिल जाएगा, टेरिडोफाइटा। अब ध्यान दीजिएगा, टेरिडोफाइटा में एम्ब्रियो होगा कि नहीं होगा, होगा। जब ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो है तो जाहिर सी बात है टेरिडोफाइटा में भी क्या मिलेगा, एम्ब्रियो मिलेगा ना। ये खुद ही जल से बाहर निकल चुके थे, तो नेक्स्ट जनरेशन वाले क्या करेंगे, बाहर तो निकलेंगे ही, निकलेंगे ना। ये स्थल पर ये भी उगे, कौन उगा, टेरिडोफाइटा उगे और सरवाइव भी किए, उगे भी और सरवाइव भी किए। तो पूछा जाता है प्रथम सफल स्थलीय पादप टेरिडोफाइटा, प्रथम स्थलीय पादप, लेकिन प्रथम सफल स्थलीय पादप टेरिडोफाइटा। क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा दूसरी बात, इनमें एम्ब्रियो तो मिला ही मिला, साथ में इनमें क्या देखने को मिला, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या हैं, संवहनी ऊतक है, वेस्कुलर टिश्यू है। ये क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है, संवहनी ऊतक है। मतलब संवहनी ऊतक सबसे पहले, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचना कहां देखने को मिली, टेरिडोफाइटा। क्लियर। प्रथम सफल स्थलीय पादप भी कौन से हैं, टेरिडोफाइटा। एम्ब्रियो तो रहेगा ही क्योंकि पहले से ब्रायोफाइटा में था, तो टेरिडोफाइटा में भी रहेगा। यहां तक समझ में आया होगा। इनको बॉटनिकल स्नेक भी कहा जाता है, वनस्पति जगत का सर्प। किसे कहा जाता है, वनस्पतिक सर्प किसे कहा जाता है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है, वनस्पतिक सर्प, बॉटनिकल स्नेक। समझ रहे हैं ना, किसे कहा जाता है, टेरिडोफाइटा। क्लियर है ना। फिर टेरिडोफाइटा से और आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जिम्नो
जिम्नोस्पर्म। कौन से पौधे आ जाएंगे? जिम्नोस्पर्म ग्रुप के पौधे आ जाएंगे। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नग्न। क्या होता है? नग्न। और स्पर्म का मतलब क्या होता है? तो क्या बताएंगे? बीज या सीड। जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्म का मतलब क्या हो जाएगा? सीड या बीज। तो ये पौधे कैसे हैं? नग्न बीजी। कैसे पौधे हैं? नग्न बीजी हैं। समझ रहे ना? अब इनमें बताइए एम्ब्रियो होगा कि नहीं होगा? इनमें जाइलम और फ्लोएम होगा कि नहीं होगा? ठीक ना? इनमें सीड भी बनने लगा, क्योंकि आप देख रहे हैं नाम से ही पता है बीज है ना। बीज सीड है इसमें कि नहीं है? लेकिन अभी सीड के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जा रहा है। सीड के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जा रहा, इसीलिए ये क्या है? नग्न बीजी। जैसे विश्व में सबसे ज्यादा जंगल जिम्नोस्पर्म परिवार के पौधों के मिलते हैं। सबसे ज्यादा जंगल किसके मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म के। सबसे ज्यादा लकड़ी भी किससे प्राप्त होती है? जिम्नोस्पर्म से। समझ गए ना? जैसे आप अभी क्रिसमस ट्री देखेंगे ना, वो किस में आएगा? जिम्नोस्पर्म में आएगा। साइकस, पाइनस किस में आएगा? जिम्नोस्पर्म में। साइकस के बारे में मैंने बताया है कि साइकस के तने में स्टार्च संचित रहता है और उसी स्टार्च से क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? पाइनस सुना है ना आपने? पाइनस या उसी को क्या कहते हैं? चीड़। चीड़ की लकड़ी से क्या बनती है? माचिस की तीली। चीड़ की लकड़ी में रेजिन अधिक होता है। रेजिन का मतलब क्या होता है? आयल। रेजिन अधिक होता है, इसलिए चीड़ की लकड़ी बड़ी तेजी से जलती है। माचिस की तीली आगे तो लाल फास्फोरस, और वो तीली जो लकड़ी होती है वो कौन सी होती है? चीड़ की होती है। जैसे लाल फास्फोरस जलते ही लकड़ी कोई बड़ी तेजी से जलती रहे। और चीड़ के ही बीजों को सुखा दिया जाता है तो उसे कहा जाता है जिम्नोस्पर्म का मेवा, चिलगोंजा। चीड़ के बीजों को सुखा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चिलगोंजा। चिलगोंजा नाम सुन करके थोड़ा खाए हो? कभी खाए हो आप? अरे वाह, पहली बार मुझे कोई मिला है जिसने मुझसे ये कहा हो कि चिलगोंजा खाएं। वो चिलगोंजा नहीं है, तो वो चिलगोंजा अलग है। वो चिलगोंजा आप जो कह रही है ना, वो पत्ती के अंदर एक सीड निकलता है, चिलवल। कहीं चिलविल, कहीं चिलवल, सही नाम उसका चिलवल ही है। चिलवल के पेड़ से वो बिल्कुल आपको पत्ती की तरह मिलेगा, उसके अंदर एक सीड रहता है, येलो कलर का रहता है। नहीं रहता? मैंने भी खाया है। वो नहीं है, चिलगोंजा अलग है। वो तो एंजियोस्पर्म में आ जाएगा। है क्या चीज? अब क्या होता है ये मैं नहीं बता सकता हूं। ये आपको देखना पड़ेगा। कहां पर? किसी किराने की दुकान पे जाइए और खरीद के खाइए, ठीक? या नेटवर्क पे सर्च करिएगा, मैं बताऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे। जिम्नोस्पर्म समझ गए हो कि नहीं समझ गए? इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? अब आगे बढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म के बाद तो क्या मिल जाएगा हमको? एंजियोस्पर्म। क्या मिल जाएगा? एंजियोस्पर्म। और ध्यान दीजिएगा, एंजियोस्पर्म में सब कुछ होगा। जो वर्तमान समय के आप पौधे देख रहे हैं वो सब क्या है? एंजियोस्पर्म। जैसे इसमें एम्ब्रियो भी होगा, एम्ब्रियो भी होगा, जाइलम फ्लोएम भी होगा, रूट, लीफ, स्टेम क्लियर होगा, फ्लावर भी होगा, सीड भी बनेगा, सीड के ऊपर कवरिंग भी होगी, फ्रूट भी बनेगा। सब कुछ क्लियर जब आपको मिलेगा वही क्या कहलाता है? एंजियोस्पर्म। जैसे वर्तमान समय में आप अगर देखें तो आप आम का पौधा देख लीजिए, किस में आएगा? एंजियोस्पर्म। इस तरीके से जितने आसपास में आप पौधे देख रहे हैं सब में देखिए क्लियर रहता है कि ये भैया सीड है, ये कवर है सीड के ऊपर, और ये क्या है? फल है, और ये क्या है? फ्लावर है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये रूट है। सब क्लियर होता है ना? इस तरीके से पौधों का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। और ये बात किसने बताई है? ओस्टवाल्ड टिप्पो ने।
क्या आप लोग भी समझ गए हैं कि कैसे कैसे पौधों का विकास हुआ? कि किसी को कोई डाउट नहीं ना? इसी को लिखा देंगे सारे पॉइंट, बस आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। चलिए लिख लीजिएगा।